आप सुनने जा रहे हैं एंटोन चेखव की लिखी कहानी द लॉटरी टिकट, यानी लॉटरी का टिकट। इवान डिमिट्रिच 1200 रूबल की वार्षिक आय में परिवार का भरण पोषण करने वाला, अपने भाग्य से संतुष्ट एक मिडिल क्लास व्यक्ति था। शाम का खाना खाने के बाद सोफे पर बैठा और अखबार पढ़ रहा था। मैं आज का अखबार नहीं देख पाई हूँ, उसकी पत्नी खाने की मेज साफ करते हुए बोली। जरा देखो तो सही, उसमें लॉटरी जीतने वालों के टिकटों के नंबर है या नहीं। हाँ हाँ, इवान ने उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारे टिकट की तो तारीख निकल गई है। नहीं, मैंने मंगलवार को टिकट बदलवा लिया था। क्या नंबर है? सीरीज 9499, नंबर 26। ठीक है, देख लूंगा। 9499 और 26। इवान डिमिट्रिच को लॉटरी में कतई विश्वास नहीं था। अपने असूलों के मुताबिक वह जीतने वाले नंबरों की सूची देखने वाला नहीं था। लेकिन उस समय उसके पास और कोई काम नहीं था। अखबार भी सामने ही पड़ा था। इसलिए उसने नंबर की सूची पर ऊपर से नीचे की तरफ उंगली घुमाई। तत्क्षण उसके अविश्वास का मजाक उड़ाती उसकी नजर ऊपर से नीचे की ओर दूसरी लाइन में 9499 नंबर पर पड़ी। अपनी आंखों पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। टिकट का नंबर देखे बिना ही उसने अखबार को जल्दी से अपने घुटनों पर टिका लिया। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने सर पर ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। पेट में अजीब सी ठंडक, तेज गुदगुदी महसूस हो रही थी। माशा, 9499 नंबर है, उसने अविश्वसनीय स्वर में कहा। उसकी पत्नी उसके हैरान परेशान चेहरे को देखकर समझ गई थी कि वह मजाक नहीं कर रहा था। 9499? उसने पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेज को साफ करने वाला पोछे को उसने मेज पर ही छोड़ दिया। हाँ हाँ, सचमुच इसमें है। और टिकट का नंबर? हाँ, टिकट का नंबर भी है। रुको, इंतजार करो। मैंने बताया है कि इसमें हमारी सीरीज का नंबर है। तुम समझ रही हो ना? पत्नी की तरफ देखकर इवान के चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान दौड़ गई। ठीक उसी तरह जिस तरह एक छोटा बच्चा किसी चमकीली रंग बिरंगी चीज को देखकर मुस्कुरा पड़ता है। उसकी पत्नी भी मुस्कुरा रही थी। उसको भी ये बात अच्छी लगी कि उसने केवल सीरीज का नंबर ही बताया था। टिकट का नंबर देखने की कोशिश ही नहीं हो रही थी। संभावित धन ऐश्वर्य की आशा स्वयं में अति सुखद और रोमांचकारी होती है। यह हमारी सीरीज है। काफी देर तक चुप रहने के बाद इवान बोला। इस बात की पूरी संभावना है कि हम जीत गए हैं। यह केवल संभावना है, लेकिन फिर भी यह है तो सही। अच्छा, अब टिकट का नंबर देखो। थोड़ा इंतजार करो। निराश होने के लिए बहुत समय पड़ा है। नंबर ऊपर से दूसरी लाइन में है, इसलिए पुरस्कार राशि 75,000 रूबल होगी। यह केवल धन ही नहीं, बल्कि ताकत की पूंजी भी है। कुछ देर के बाद मैं लिस्ट देखूंगा, और यह 26 नंबर भी। हाँ, तो क्या कह रहा था? यदि सचमुच लॉटरी निकल आई तो? पति पत्नी चुपचाप एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। जीतने की आशा ने उनको बेचैन कर दिया था। न कुछ बोल पा रहे थे और न ही सोच पा रहे थे कि वे उन 75,000 रूबल का क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, कहाँ जाएंगे। उनके दिमाग में केवल 9499 नंबर और 75,000 रूबल ही घूम रहे थे। वे आने वाली खुशी का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। यदि हमारा नंबर लग गया, वह कह रहा था, तो यह हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, एकदम अलग। यह टिकट तुम्हारा है। यदि यह टिकट मेरा होता तो निश्चय ही सबसे पहले 25,000 रूबल में
एक शानदार स्टेट खरीदता। स्टेट का मतलब होता है रियासत। 10,000 तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए और घर की नई साज सज्जा, घूमने फिरने, कर्ज का पैसा चुकाने के लिए करता। बाकी के 40,000 बैंक में डाल देता। उससे ब्याज की आमदनी आती रहती। हाँ, स्टेट खरीदना अच्छा रहेगा। उसकी पत्नी बैठ गई। गोदी में हाथ रखकर वह बोली, टूला या फिर ओरियल के आसपास। गर्मियों के मकान की तो हमें जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा उससे हमेशा आमदनी होती रहेगी। इवान की कल्पना में नए नए चित्र उभर रहे थे। हर चित्र पहले की अपेक्षा में अधिक सुंदर और काव्यमय होता। सभी चित्रों में वह स्वयं को हष्ट पुष्ट, गंभीर, स्वस्थ, ऊर्जावान और कामुक देख रहा था कि गर्मियों के बर्फ सा ठंडा सूप पीने के बाद नदी किनारे गर्म रेत में पीठ के बल लेटा हुआ है और फिर नींबू के पेड़ की ठंडी हवा के तले आराम। कितना सुखदाई, कितना शक्तिदायी है। उसका बेटा और बेटी पास ही रेत में खेल रहे हैं, घास में कीड़ों को पकड़ रहे हैं। वह आराम से सो रहा है। किसी भी बात की चिंता नहीं। आज, कल या उसके बाद ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं। खाली बैठे बैठे ऊब जाने पर वह हरे भरे खेतों में, मशरूब के जंगलों में सैर करेगा या फिर मछुआरों को जाल में मछली पकड़ते देखने का आनंद लेगा। दिन ढलने पर साबुन तौलिया लेकर नदी के तट पर बने शेड में घुसकर आराम से कपड़े उतारेगा। नंगी छाती पर धीरे धीरे हाथों से साबुन मलेगा और फिर पानी में घुस जाएगा। पानी में साबुन से बने झाग के आसपास छोटी छोटी मछलियां दौड़ेंगी। पानी में उगी हरी जंगली घास अपना सिर हिलाएंगी। नहाने के बाद मलाई वाली चाय पिएगा और दूध से बनी बर्फी खाएगा। शाम के समय सैर करेगा या फिर मारेगा पड़ोसियों के साथ गपशप। एक सुंदर बढ़िया सी स्टेट खरीदना ठीक रहेगा, उसकी पत्नी ने कहा। वह भी कल्पना जगत में घूम रही थी। चेहरे से यह साफ था कि वह मन ही मन में अपने विचारों में खुश हो रही थी। शरद ऋतु की फुहारें, ठंडी शामों और सेंट मार्टिन की गर्मियों के बीच इवान डिमिट्रिच अपने आप को देख रहा था। उस मौसम में तरोताजा रहने के लिए उसको बाग में या फिर नदी के किनारे लंबी सैर करनी पड़ेगी। सैर के बाद एक बड़ा ग्लास वोडका का पिएगा। नमकीन मशरूम और मसालेदार चटपटा खीरा खाने के बाद वोडका का एक और ग्लास पिएगा। बच्चे किचन गार्डन में हाथों में मिट्टी लगी ताजी सौंधी महक वाली गाजर और मूली लेकर दौड़ते हुए आएंगे। वह सोफे पर आराम से पैर पसार कर लेटा हुआ रंगीन चित्रों वाली मैगजीन के पन्ने उल्टे पलटेगा या फिर उसमें मुंह ढाप कर एक झपकी लेगा। सेंट मार्टिन में गर्मी के बाद बरसात का उदास मौसम आ जाता है। दिन रात बारिश होती रहती है। नंगे पेड़ रोते हुए दिखाई देते हैं। हवा नम और बर्फीली हो जाती है। कुत्ते, घोड़े, मुर्गे, सभी पशु पक्षी अवसादग्रस्त तथा खिन्न रहते हैं। बाहर सैर के लिए जा नहीं सकते। कोई भी कई कई दिनों तक बाहर नहीं निकल पाता। लाचारी में खिड़की के शीशे से बाहर झांकते हुए कमरे के भीतर चहलकदमी करनी पड़ती है। सोचना बंद करने के बाद इवान ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और पूछा, माशा, क्या तुम जानती हो कि मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूं? सोचने का क्रम फिर से शुरू हो गया। शरद ऋतु के अंत में दक्षिण फ्रांस, इटली और भारत की यात्रा बढ़िया रहेगी। मैं भी विदेश जाना चाहती हूँ, उसकी पत्नी ने कहा। लेकिन
टिकट का नंबर तो देख लो, थोड़ा इंतजार और करो। वह कमरे में चक्कर काटता रहा, सोचता रहा। सोच रहा था कि यदि वास्तव में उसकी पत्नी भी विदेश गई तो क्या होगा। अकेले या फिर किसी खुशमिजाज, निश्चिंत, वर्तमान में जीने वाली औरत के साथ यात्रा करने में ही वास्तविक आनंद है, न कि एक ऐसी औरत के साथ जो पूरी यात्रा में अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर बातें करती रहे, एक एक दमड़ी के लिए आहें भरती और निराशा में कांपती रहे। इवान कल्पना कर रहा था कि ट्रेन में उसकी पत्नी ने ढेरों पार्सल, टोकरियां और बैग उठा रखे हैं, किसी बात से परेशान होकर शिकायत कर रही है। ट्रेन में बैठने के कारण उसके सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा धन खर्च हो गया है। हर स्टेशन पर उतरकर उबला पानी, डबल रोटी, मक्खन लाने के लिए वह दौड़ रहा है। महंगा होने के कारण वह कभी भी पूरा डिनर नहीं करेगी। वह मुझसे पाई पाई का हिसाब लेगी। उसने पत्नी की तरफ देखते हुए सोचा, लॉटरी का टिकट उसका है, मेरा नहीं। उसके विदेश जाने का क्या तुक है? वह बाहर जाकर क्या करेगी? खुद भी होटल के कमरे में बंद रहेगी और मुझे भी अपनी नजरों के सामने से ओझल नहीं होने देगी। मुझे मालूम है। जीवन में पहली बार उसके दिमाग में यह बात आई थी कि उसकी पत्नी अधेड़ और नीरस हो गई थी। उसके पूरे शरीर से खाना बनाने की गंध आती थी। जवानी में कितनी मादक और सुंदर थी। वह आज भी उससे दोबारा शादी कर सकता था। निस्संदेह यह सब मूर्खतापूर्ण है, उसने सोचा। लेकिन वह विदेश यात्रा करना क्यों चाहती है? उसको इससे क्या फायदा होगा? मैं जानता हूं, वह जरूर जाएगी। नेपल्स हो या क्लीन, उसके लिए घोड़ा गधा सब बराबर है। पूरी यात्रा में कांटे की तरह चुभती रहेगी। मैं उस पर आश्रित हो जाऊंगा। मुझे मालूम है कि आम औरतों की तरह यह भी धनराशि मिलते ही उसे तिजोरी में बंद कर देगी, अपने रिश्तेदारों पर लुटाएगी और मुझे पाई पाई के लिए तरसा देगी। इवान अब अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगा। लॉटरी निकलने की खबर मिलते ही इसके दुष्ट भाई बहन, अंकल आंटी भागते हुए आ जाएंगे। हमारे सामने चिकनी चुपड़ी दिखावटी मुस्कुराहट के साथ भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने लगेंगे। नीच, घिनौने, कुछ देने पर और अधिक मांगेंगे, इनकार करने पर चीखेंगे, गालियां देंगे और हर तरह की बद्दुआ देंगे। इवान डिमिट्रिच को अपने रिश्तेदारों पर भी ध्यान आया। पहले वह उनको निष्पक्ष रूप से देखता था, लेकिन अब वे भी उसे घिनौने और मक्कार दिखाई दे रहे थे। सब के सब रेंगने वाले कीड़े हैं, उसने सोचा। उसे सब के सब घिनौने दिखाई देने लगे। उसकी पत्नी के प्रति भी उसके मन में क्रोधाग्नि भड़क उठी। ईर्ष्यापूर्वक सोच रहा था कि धन दौलत के बारे में वह कुछ नहीं जानती, तभी तो इतनी कंजूस है। बहुत हुआ तो मेरे हाथ में 100 रूबल थमा देगी, बाकी सब ताले में बंद कर देगी। अब वह पत्नी की तरफ मुस्कुराहट के साथ नहीं बल्कि घृणा के साथ देख रहा था। पत्नी भी उसको घृणा तथा क्रोध भरी दृष्टि से देख रही थी। उसके अपने सपने, आकांक्षाएं और इच्छाएं थीं। अपने पति के सपनों को वह भली भांति जानती थी। वह जानती थी कि कौन उसको मिलने वाली इनाम राशि को सबसे पहले हड़पने की कोशिश करेगा। उसकी आंखों से स्पष्ट झलक रहा था कि दूसरों के धन पर हवाई किले बनाना अच्छा है, लेकिन तुम ऐसा साहस नहीं कर पाओगे। इवान ने पत्नी की नजर में छिपे भावों को ताड़ लिया। उसका मन दोबारा घृणा, क्रोध से भर गया। पत्नी को परेशान करने के ख्याल से जल्दी से उसने अखबार के चौथे पन्ने पर नजर डाली और विजय मुद्रा में बोला, सीरीज 9499
नंबर 46 है, 26 नहीं। इवान डिमिट्रिच का मूड खराब हो गया था। गुस्से में बोला, इस शैतान का क्या मतलब? हर जगह पैरों के नीचे कागज की कतरने, रोटी के टुकड़े और छिलके आ रहे हैं। लगता है कमरे में सही तरीके से सफाई नहीं होती। मजबूर होकर बाहर ही जाना पड़ेगा। इस नरक यातना से हमेशा के लिए मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती? बाहर जाकर एस्पन के पेड़ से लटक कर जान दे दूंगा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।